सबसे पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की ही बात करते हैं, जो कि आज विपक्ष के उन सभी सवालों का जवाब देते नजर आए जो हाल ही में खत्म हुए संसद के मॉनसून सत्र में ऑपोजिशन की तरफ से उठाए गए थे। लेकिन विपक्ष मुद्दों को उठाकर फिर पीछे हटा, क्योंकि जिस दिन अमित शाह ने जवाब देने का ऐलान किया उस दिन भी विपक्ष का हंगामा हमने चलते हुए देखा और वो सत्र का आखिरी दिन था। यही वजह है कि अब रिजिजू ने मोर्चा संभालते हुए इस पर खुलकर जवाब दिए। उन्होंने दिल्ली और बिहार में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और प्रशासन की कार्रवाई को डिफेंड किया है, बचाव किया है। उन्होंने साफ किया कि सुरक्षा एजेंसीज ने बिना किसी की जान गंवाए या किसी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाए बगैर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को कंट्रोल किया। उन्होंने कहा कि गोली कहां चली। इसके साथ ही उन्होंने क्लियर किया कि सरकार हिंसक बल प्रयोग से बची है। इस दौरान उन्होंने जेनजी को हमारे अपने बच्चे कहते हुए यह माना कि उनकी चिंताएं तो जायज हैं और उनसे कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करना बहुत जरूरी है। लेकिन उन्होंने विपक्ष पर, ऑपोजिशन पर पॉलिटिकल हाईजैकिंग का भी आरोप लगाया। अब सरकार का मुख्य तर्क यह है कि छात्रों की इस वास्तविक आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए और आधे से ज़्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं हुआ। ये आंदोलन अगर कांग्रेस के ज़माने में होते और कई हुए हैं, हजारों लोग मारे गए, तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत छोड़िए सीरियस इंजरी तक नहीं होने दिया। अब अपने इस इंटरव्यू के दौरान किरण रिजिजू ने सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का एग्जाम्पल देते हुए तंज कसा। उन्होंने सवाल उठाया कि अभिजीत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो छात्र नेता कैसे बन गए। खुद को स्टूडेंट लीडर के रूप में पेश करके जंतर मंतर के इस आंदोलन को अपने स्वार्थ के लिए हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कहीं से भी जायज नहीं है। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्रों की चिंताएं जरूर जायज हैं। एक तो स्टूडेंट का जो कंसर्न है वो तो सही है, लेकिन ये आम आदमी और ये लोग पूरा हाईजैक करने की कोशिश किए तो ठीक नहीं ना। ये जो अभिजीत दीपके है वो हमारे अपने लड़के हैं, महाराष्ट्र से, बौद्ध है, अपने लड़के हैं, लेकिन वो तो आम आदमी का कार्यकर्ता है। वो तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, वो तो आम आदमी का कार्यकर्ता है। वो स्टूडेंट कैसे हो गया? स्टूडेंट के जेन्युइन कंसर्न जो भी होते हैं वो स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जब हार जाते हैं तो किसी के आड़ में बच्चों के नाम से अपना राजनीतिक रोटियां सेकने का कोशिश करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। अब केंद्रीय मंत्री ने जो सवाल उठाए हैं वो है छात्र आंदोलन की क्रेडिबिलिटी और फ्रेमिंग पर। दरअसल कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जब कोई भी आंदोलन होता है तो फिर उसके सभी पहलुओं की तरफ देखना चाहिए। एक वो तस्वीर जो सामने दिखती है और दूसरी वो कहानी जो पर्दे के पीछे लिखी जाती है। जब कोई खुद को छात्र नेता कहता हो तो फिर उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है, और इसी कड़ी में अभिजीत दीपके का सच भी सामने आया। यहां पर एक बात तो और तय है कि भले ही किरण रिजिजू के आरोप पर सीजेपी सवाल उठाने लगे, लेकिन यह भी साफ है कि कहीं ना कहीं आंदोलन की आड़ में कुछ स्वार्थ भी जरूर जुड़ा हुआ नजर आया। रिजिजू की तरफ से बातें कही गई जिससे ये साफ है कि सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि वो छात्रों और उनकी समस्याओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस नेतृत्व के खिलाफ है जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। इससे छात्रों का सीधा गुस्सा सरकार पर आने से रोका जा सकता है और संवाद का रास्ता भी खुला रहता है। हकीकत यह भी है कि मौजूदा समय में किसी भी बड़े आंदोलन का पूरी तरीके से गैर राजनीतिक रहना बहुत कठिन है, और खास तौर पर अगर वो देश की राजधानी दिल्ली में हो।
ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज आंदोलन से जुड़कर अपना राजनीतिक मुद्दा भी भुनाने की कोशिश करती हैं। हालांकि जब राजनीतिक जुड़ाव असल मुद्दों पर भारी पड़ने लगे तो आंदोलन की पब्लिक एक्सेप्टेंस और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठना भी स्वाभाविक है। आज दिल्ली पुलिस की तरफ से छात्र प्रोटेस्ट को लेकर एक हलफनामा दाखिल किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 20 जुलाई का संसद मार्च गैर कानूनी था, इसकी परमिशन नहीं थी। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में कई हिस्ट्री शीटर भी पहुंचे थे। पुलिस ने बताया कि संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिस के साथ मारपीट की, जिससे प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। हालात संभालने के लिए बल प्रयोग किया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा ने यह हलफनामा दाखिल करते हुए कोर्ट को सारी जानकारी दी है। इससे पुलिस ज्यादती की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिकाओं के जवाब के तौर पर पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हाई लेवल कमेटी भी बनाएगा, यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है। अब आइए, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया उसमें संसद मार्च का जिक्र है, तो संसद मार्च की पूरी टाइमलाइन आपके सामने रखते हैं। नीट पेपर लीक, परीक्षा गड़बड़ी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद मार्च किया। प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़े, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। उसकी कुछ तस्वीरें भी बाद में सामने आई थी, कुछ सीसीटीवी फुटेज भी देखने को मिले थे। अब संसद मार्ग, जनपथ और रायसीना रोड पर इसकी वजह से तनाव भी बढ़ा। पुलिस के मुताबिक भीड़ के कुछ हिस्से ने बैरिकेड तोड़ने, पथराव और फिर तोड़फोड़ की साथ साथ कोशिश की और इसके बाद आंसू गैस और बल प्रयोग का इस्तेमाल किया गया। 100 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए और कई प्रदर्शनकारी इसमें घायल भी हुए हैं। सीजेपी ने पुलिस पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और लाठी चार्ज का आरोप लगाया। पुलिस ने कहा कि मार्च की परमिशन ही नहीं थी और हालात बिगड़ने के बाद ही यह कार्रवाई की गई है। आप याद करिए कि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था ये करीब 49 डेज तक चला, लेकिन 20 जुलाई को विवाद ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था। दूसरी तरफ बिहार के सीवान में हुए प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग करने वाले पुलिस जवान के मामले में बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में कहा कि जवान प्रदर्शनकारियों की भीड़ में फंस गया था। उसने बचने के लिए AK-47 से हवा में 4 राउंड फायर किए और इन गोलियों से कोई भी घायल नहीं हुआ था। बिहार पुलिस ने यह भी माना कि जवान का इस तरीके से AK-47 का इस्तेमाल करना सही नहीं था। जवान को सस्पेंड कर दिया गया। उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन साथ ही पुलिस ने यह भी दावा किया कि 3 प्रदर्शनकारी को मामूली गोली लगी थी, लेकिन वो दूसरी जगह पर घायल हुए थे। दरअसल बिहार पुलिस का जवाब उन याचिकाओं पिटीशन के मामले में दिया गया जिसमें प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने का आरोप लगा था। इधर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल FCRA बिल 2026 पर विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए किरण रिजिजू ने इसे 31 सदस्यीय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने के फैसले का स्वागत किया है। किरण रिजिजू ने यह साफ किया है कि इस विधेयक का मकसद फॉरेन फंडिंग में जो विदेशी पैसा आता है उसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही लाना है। विपक्ष की तरफ से इसे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को निशाना बनाने वाला बताया गया था और सरकार ने वोट बैंक पॉलिटिक्स और मिस इन्फॉर्मेशन इसे करार दिया था।
अब जेपीसी के माध्यम से इस पर एक तो निष्पक्ष जांच होगी, जिसके बाद सच सामने आएगा। इस पूरे एफसीआरए बिल को एनालाइज भी इस दौरान किया जाएगा। बीजेपी की नेशनल टीम का एक्सपेंशन हुआ है। जाहिर बात है कि बीजेपी इसे लेकर काफी उत्साहित भी है। नई टीम की घोषणा को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के हिसाब से बिल्कुल फिट इन वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इस नई टीम में हर राज्य, हर क्षेत्र और नए चेहरों को शामिल किया गया है। ये फेरबदल अनुभवी नेताओं और नए ऊर्जावान चेहरों का एक बैलेंस्ड कॉम्बो है, जो पार्टी के भविष्य के सोशल और पॉलिटिकल एक्सपेंशन को स्पीड अप करेगा। तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बीजेपी का नेशनल टीम का सूची जब पब्लिश हुआ तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अब सोच देखिए किस तरीके से अपना टीम बनाते हैं, और हर स्टेट, हर रीजन, समाज के अलग अलग वर्ग और तजुर्बे वाले, एक्सपीरियंस और ऊर्जावान नए चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं। तो हम तो हमेशा अपने आप को हम किस्मत वाला इंसान मानते हैं कि मोदी जी के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। तो लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के फॉरेन विजिट्स यानी कि उनकी विदेश यात्रा और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का मजाक उड़ाया गया था, जिस पर केंद्रीय मंत्री का रुख काफी कड़ा और सख्त नजर आया। रिजिजू के मुताबिक देश की विदेश नीति और इसके साथ ही टॉप डिप्लोमेट मीटिंग्स पर इस तरीके की भद्दी टिप्पणियां भारत की ग्लोबल इमेज को डेंट करती हैं। इस तरीके के ड्रामेटिक बिहेवियर से विपक्ष अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी और संसदीय मर्यादा को खत्म कर रहा है। मैंने भी देखा और सबने देखा वो तो, और राहुल गांधी जी इस तरीके से जो नाटकीय तरीके से प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ाने का काम किया, लेकिन अंततः क्या हुआ, खुद का एक मजाक बन के रह गया। अपने पद, अपने जो कैरेक्टर है उसको उसने बुरी तरह से घायल किया है, उससे उभरना मुश्किल है अब। बहरहाल उनके बयानों से ये साफ है कि केंद्र सरकार एक तरफ जहां पर इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी को लेकर सख्त रुख अपना रही है, तो दूसरी तरफ पब्लिक एस्पिरेशंस के लिए संवेदनशील और संवाद करने वाला विजन बनाए रखना चाहती है। क्योंकि जाहिर है कि देश भी चलाना है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी के साथ संवाद जरूरी भी है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है और सरकार इसे बनाए रखना चाहती भी है।